Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. We are starting with our revision lectures for CA Final Law November 22 attempt. Now, before we jump into the main concepts, कुछ बातें डिस्कस करेंगे. दिस पार्ट विल स्टे कॉमन फॉर ऑल द रिविजन लेक्चर्स, तो एक बारी सुन लेना. नहीं, अगर अगली बारे में इफ यू नो द पॉइंट्स यू कैन स्किप दिस इंट्रोडक्शन का 1 मिनट का पार्ट, राइट? So please understand there are certain points to be taken care of. I am assuming that you have covered concept plus question at least once or twice. So please don't try to substitute these revision lectures as study lectures. डिटेल्ड वाले भी मेरे जो अवेलेबल है वीडियोस उसके साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर्स है, स्टडी लेक्चर्स नहीं है. क्लियर है? तो क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले. कंसेप्ट्स जो है मैं अज्यूम कर रहा हूं आप एक बार दो बार कर चुके हो, सो दैट यू आर एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट्स with the speed and with the way with which the revision lectures will be conducted. Clear? Second, इसके साथ साथ MCQ जरूर आपको करने हैं and you can join our telegram channel for that. S वालिम्बे क्लासेस फॉर CA फाइनल लॉ सर्च कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे. कंपनी लॉ भी हमारा चल रहा है, 4 से 5 MCQs डेली कवर किए जा रहे हैं, टॉप लेवल MCQs. सो ज्वाइन दैट. वहां पे गलतियां होंगी, मुझे ऑलरेडी पता है. डिसहार्टन मत होना, ये सोचना कि आपको अपने पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि ठीक है यार, डीप में स्टडी करके ही समझ आता है कि MCQs आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. इसके साथ साथ आपको बुक्स की जरूरत लग रही है कि यू कैन रेफर माय बुक्स, या फिर अगर लग रहा है कि क्लासेस में कहीं मिसिंग था एंड इफ यू वांट माय क्लासेस, आप कंसीडर कर सकते हो. यू कैन गो एंड चेक अवर वेबसाइट www.swalimbeclasses.com. अभी 15 अगस्त तक 15 अगस्त तक 10% एक डिस्काउंट भी चल रहा है ऑन ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे. तो वो भी आप चेक कर सकते हो वेबसाइट डायरेक्टली. स्पीड काइंडली अंडरस्टैंड, धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट समझा के. क्लास में तो हम नोट्स को छोड़ के अपनी एक राइटिंग पे भी जाते हैं, जो मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूं, तो वो सब नहीं हो पाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस रिविजन लेक्चर. तो स्पीड थोड़ी सी रहेगी एंड यू हैव टू एबल यू शुड बी एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट्स. इसीलिए मैं कह रहा हूं आपने एक बार कर रखा है. उसके सिवा कोई भी जनरल क्वेरी आती है, स्टडी क्वेरी आती है, यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन 9560436910. व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेना, कॉल कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत हो जाता है कि टाइम मैच करना. सो इट्स प्रेफरेबल दैट यू मैसेज एंड इफ डिसाइडेड देन वी कैन हैव अ वर्ड ऑन कॉल, नॉट एन इशू. एंड पिछली बार मैं हमेशा ट्राई करता था कि रिवीजन लेक्चर्स एक अटेम्प्ट स्पेसिफिक आए, राइट? एंड उसका आप उसी टाइम इस्तेमाल करें, बाद में उस पर रिलाय ना करें, क्योंकि फिर आपकी स्टडी इंपैक्ट कर जाती है. तो मैं रिवीजन लेक्चर्स रखता था, कुछ हटा देता था, बट बहुत स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, तो इस बार डोंट वरी, रिवीजन लेक्चर्स विल स्टे ऑन यूट्यूब. कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे ही रहेंगे, टेंशन मत लेना. जब मन करे तब देख लेना, एग्जाम तक, एग्जाम डे तक, एग्जाम डे के बाद, जब भी आपका मन है. क्लियर? स्कोप क्लियर है? स्टार्ट करें. ये इंट्रोडक्शन पार्ट सब में रहेगा, राइट? एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर रिवीजन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर वाइंडिंग अप चैप्टर. एंड बिफोर वी डाइव इनटू द सेक्शंस, इसके अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है विच आई वांट टू डिस्कस सो दैट यू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस रिवीजन लेक्चर. ठीक है? फर्स्ट काइंडली अंडरस्टैंड कि वाइंडिंग अप एज एक्नॉलेज्ड एवरीवन नोज. इसके अंदर कोई बात नहीं है ऐसी कि सर हमें तो ये पता नहीं है. वाइंडिंग अप का जितना आप सेक्शंस का कवरेज देखोगे, कंटेंट देखोगे, वॉल्यूम देखोगे, उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करो द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर विच इट इज आस्क्ड फॉर, वो जनरली इतना नहीं रहता है. ठीक है? वी एक्नॉलेज दैट एंड जनरली 4 नंबर का ही आता है. बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द ICAI एग्जाम्स दैट वी आर टॉकिंग. इसका वेटेज कभी भी बढ़ सकता है. 4 का 8 भी कर सकते हैं, 8 का 12 भी कर सकते हैं, ऐसा कभी भी हो सकता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये चीज हम एक रिस्क बेसिस पे चल रहे हैं व्हेन वी आर लीविंग द चैप्टर और व्हेन वी आर कवरिंग सम स्पेसिफिक सेक्शंस. आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आफ्टर डिस्कशन विद वेरियस स्टूडेंट्स की बच्चे वाइंडिंग अप छोड़ के जाते हैं. ठीक है? बच्चे वाइंडिंग अप छोड़ के जाते हैं और ऑब्वियसली ठीक है, इट्स आई वोंट से कि आप कुछ गलत कर रहे हो, but it's a risky decision. ठीक है? So what I am trying to achieve through this revision lecture is I will be trying to cover some specific sections which have the highest probability of coming in the exam. So disclaimer number 1, this is not a 100% guaranteed thing कि जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा. ठीक है? मैं किसी को कोई भी अननेसेसरी झूठे वो नहीं दे सकता पढ़ाते वक्त. I will be extremely honest with you that we are going to focus on the important sections and that's why the thumbnail said what? Exam oriented revision. Clear है बात? तो we are going to cover some specific sections. If you are among those students who wants कि सर मुझे 0.1% भी रिस्क नहीं लेना और मेरे पास टाइम है सारा पढ़ने का, I would advise you to go through the other sections as well which I am not covering in this particular revision lecture.
एंड उन सेक्शंस में आपको 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेस जो होता है स्टार्ट के कुछ सेक्शंस और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस वो मैं आपको रिवीजन लेक्चर में करा रहा हूं। बैलेंस वाले बहुत ईजी है यार। और मेरे बुक अगर आप मेरे बुक से पढ़ रहे हो, देखो क्लास वाले हो, अगर आप हमारे क्लास वाले हो तो आप रिवीजन लेक्चर मिस भी कर सकते हो अनलेस यू वांट अ क्विक रिवीजन। मतलब वैसे हमने सारा कवर कर लिया है क्लास में, एंड वी डिवाइडेड आवर डिस्कशन इफ यू रिमेंबर। लेक्चर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट सेक्शंस, लेक्चर नंबर 2 में बैलेंस, और लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी हमने सफिशिएंट स्पीड से कवर किया है क्लास में। तो क्लास वाले तो उसके हिसाब से चल सकते हैं, बिकॉज वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग 100% इन द क्लास। बैलेंस स्टूडेंट्स को अगर सिर्फ मेरी बुक रेफर कर रहे हो तो सेकंड पार्ट में बैलेंस प्रोविजंस के नाम से मैंने बाकी सारे सेक्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं जो आप कर सकते हो, एंड आपको करने हैं इफ यू आर अमंग्स दैट पर्टिकुलर कैटेगरी हु डजंट वांट टू टेक 0.1% रिस्क इन द एग्जाम। क्लियर है? तो आपको एक स्कोप क्लियर होना चाहिए कि सर व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस रिवीजन लेक्चर। ओके, सो वी आर गोइंग टू, इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जहां पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है और जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, 100% नहीं, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सर छोड़ने से अच्छा एक 40 मिनट लगाएंगे, ठीक है, हार्डली आधा घंटा 40 मिनट लगाएंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो कर लेंगे, 2 बार सुन के जाना रिवीजन लेक्चर को, क्या पता उसी में से क्वेश्चन आ जाए, 2-3 नंबर मिल जाएंगे 4 में से, जितने के भी आता है, राइट? लेट्स स्टार्ट। क्लियर है सारा स्कोप? हाँ सर, अब स्टार्ट करते हैं वाइंडिंग अप चैप्टर। दिमाग से निकाल दो कि आज तक करा नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत इजी चैप्टर है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर ऑफ वाइंडिंग अप, काइंडली अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग। कंपनीज एक्ट में जो वाइंडिंग अप अब होता है, पहले होता था 2 तरीकों से, 1 ऑन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड 1 वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अब खत्म हो चुका है, क्यों? बिकॉज आईबीसी आ चुका है। सो इफ यू वांट टू गो फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, काइंडली यूज आईबीसी सेक्शन, नॉट कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट में सिर्फ एक तरीके की वाइंडिंग अप होती है, वाइंडिंग अप ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 271, circumstances in which a company may be wound up by tribunal। 5 circumstances पढ़ने हैं। If the company has by special resolution resolved that the company may be wound up by tribunal, कंपनी खुद ही एसआर पास कर रही है। Second, if company has acted against the interest and sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relations, foreign states, मतलब फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, मतलब आप इंडिया के वैल्यूज के अगेंस्ट काम कर रहे हो। सी ऑन एन एप्लीकेशन, प्लीज ध्यान दे, इसमें 2 ही जनों के एप्लीकेशन अलाउड है सर, बाकी केसेस में कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? वो 272 में आने वाला है। तो यहां पे जरा स्पेसिफिक पढ़े, ऑन एन एप्लीकेशन बाय द आरओसी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, स्टेट गवर्नमेंट यहां पे कवर्ड नहीं है, ठीक है। इनके एप्लीकेशन के बाद if the tribunal feels and tribunal is of the opinion that affairs have been conducted in fraudulent manner for unlawful purpose or the persons concerned are guilty of fraud, misfeasance और misconduct, मतलब इन 3 आपके जो कीवर्ड्स है, fraudulent, unlawful persons, unlawful purpose या फिर persons involved are guilty of fraud, misfeasance और misconduct, and और नहीं, इन तीनों में से एक ना एक क्लॉज हिट कर रहा है, एक ना एक पार्ट हिट कर रहा है, एंड इट इज प्रॉपर दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, तो उस केस में भी वाइंडिंग अप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द आरओसी इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही डिफॉल्ट कर रहा हूं मैं, उन दोनों में से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स में से किसी में भी डिफॉल्ट चल रहा है, कितने टाइम तक? 5 लगातार साल। और जिस टाइम एप्लीकेशन फाइल करी जा रही है इस पिटीशन के अंडर, इस सर्कमस्टांस के अंडर, उसके पहले के 5 साल। क्यों सर? प्रीसीडिंग, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 लगातार साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 लगातार साल, तो कंसेक्यूटिव। तो मेरे तीनों कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली मतलब एकदम पहले, प्रीसीडिंग मतलब बिफोर, एंड कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। कितने? 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक आपने फाइलिंग नहीं करी। E, if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up, मतलब ऊपर वाला कोई सर्कमस्टांस नहीं लग रहा, लेकिन जस्ट एंड इक्विटेबल है कि कंपनी की वाइंडिंग अप होनी चाहिए। प्लीज नोट दैट दिस इज अ रेमेडी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब कुछ ना हो तो ये वाला क्लॉज लगाना है। एग्जांपल, डेडलॉक इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में काम हो नहीं रहा है, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, बिजनेस लॉस हो चुका है, या फिर कंपनी इज अ बबल, मतलब शेल कंपनी। और इसको हम पढ़ते हैं एज्यूस्डम जेनेरिस। सर एज्यूस्डम जेनेरिस क्या होता है? मतलब ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड। तो ठीक है, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक लीगल वर्ड बताया मैंने आपको। अच्छा, सेक्शन नंबर 272, सर ये तो समझ आ गया कि सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं जिसके अंडर पिटीशन जाती है वाइंडिंग अप की, लेकिन पिटीशन फाइल कौन करेगा? उससे पहले एक बात समझ लो, लिंक्ड विद सेक्शन 357, जिस दिन वाइंडिंग अप की पिटीशन जाएगी उस दिन कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप जाएगा। सर जिस दिन पिटीशन जाएगी या जिस दिन ऑर्डर आएगा? जिस दिन पिटीशन जाएगी।
तो पिटीशन फाइलिंग डेट इज माय कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ये सेक्शन 357 बोलता है, मैंने यहीं पे लिंक करा दिया है। अब हु कैन फाइल अ पिटीशन टू द ट्रिब्यूनल? कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी। सर मतलब तो समझाओ कॉन्ट्रीब्यूटरी का। सिंपल सी बात है यार, कंपनी के जो मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है। तो सर कॉन्ट्रीब्यूटरी वही लोग है, तो फिर का नाम क्यों बदला हमने? कंपनी के एग्जिस्टेंस के टाइम, कंपनी के एग्जिस्टेंस के टाइम मेंबर बोला जाता है। एग्जिस्टेंस से पहले सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम्स होते हैं, और आफ्टर वाइंडिंग अप कॉन्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है। ये है लॉ का खेल नामों का। क्लियर हुआ है? ओके। सो कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरी या कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ऑल और एनी ऑफ द ए और बी, इसको छोड़ो। डी, आरओसी। ई, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ। विच बिहाफ? 272 में पिटीशन फाइल करने की बिहाफ। ओके, सो यहां पे अगेन प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कवर्ड नहीं है। एंड एफ, इन केस फॉलिंग अंडर क्लॉज नंबर बी ऑफ 271, मतलब जिसमें कंट्री के अगेंस्ट एक्ट किया जा रहा है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट। तो जब कंट्री के अगेंस्ट बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है। ध्यान रखना, यहाँ पे ऑथराइज लोग नहीं फाइल कर रहे, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट खुद कर रही है। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर, रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूटरीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सबसेक्शन। A contributory shall be entitled to present a petition for winding up of a company, notwithstanding, एक पार्ट में हम notwithstanding पढ़ेंगे और एक पार्ट में हम conditions पढ़ेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, a contributory shall be entitled to file a petition, notwithstanding मतलब ignoring these 3 points। क्या? He may be a holder of fully paid up shares। सर समझ नहीं आया? बताओ। देखो नीचे हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी की लायबिलिटी होती है कॉन्ट्रीब्यूटरी की, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए पे कर चुका हूं, 4 रुपए पेंडिंग है, तो मेरी लायबिलिटी 4 रुपए पर शेयर की आएगी। तो कोई आपसे आके ये नहीं बोल सकता कि कॉन्ट्रीब्यूटरी भाई साहब आपके पास तो फुल्ली पेड अप शेयर है, आपकी तो कोई लायबिलिटी आने ही नहीं वाली है अगर वाइंडिंग अप हो भी जाए, तो आप क्यों वाइंडिंग अप फाइल कर रहे हो एप्लीकेशन? ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट पर्सन कैन फाइल एन एप्लीकेशन। Second part, the company may have no assets at all, और third, the company may have no surplus assets, मतलब या तो एक भी asset नहीं है या तो surplus assets नहीं है, left for distribution among the shareholders after satisfaction of its liabilities। मतलब आप मेंबर को ये नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रीब्यूटर को ये नहीं बोल सकते कि अरे क्यों वाइंडिंग अप फाइल कर रहे हो एप्लीकेशन, कंपनी के पास असेट नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, या फिर कंपनी के पास असेट्स है लेकिन सरप्लस नहीं है आफ्टर पेइंग इट्स लायबिलिटीज, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते। इन दीज 3 केसेस द कॉन्ट्रीब्यूटरी इज allowed to go and file a petition for winding up। और ये वाले अब 3 पढ़ेंगे कंडीशंस, मतलब अगर इन तीनों में से कुछ ना कुछ पूरा होना चाहिए तो ही एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पिटीशन फाइल कर सकता है। क्या? देखो, ओनली इफ, पढ़ो ऊपर से, कॉन्ट्रीब्यूटरी शैल बी एंटाइटल्ड ओनली इफ शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी और सम ऑफ देम, पॉइंट टू बी नोटेड, और सम ऑफ देम मतलब सारे नहीं लेकिन बेशक कुछ शेयर्स वेयर ईदर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम, मतलब उसके पास ही फर्स्ट अलॉट है, उसने किसी से लिए नहीं है, उसी को अलॉट हुए थे, और have been held by him and registered in his name, उसी ने होल्ड कर रखे हैं और रजिस्टर्ड भी उसके नाम पे है for at least 6 months during 18 months immediately preceding the commencement of winding up। commencement of winding up क्या बताया था? जिस दिन पिटीशन फाइल होती है, ये रहा, ठीक है। तो कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप के एग्जैक्टली 18 महीने पहले में से किसी 6 महीनों में आपके पास शेयर्स है और आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। ये पता है केस कब बनेगा? जब मैंने किसी से खरीदे हैं, ये वाला नहीं, जब ये मैंने किसी से खरीदे हैं। और थर्ड, हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू डेथ ऑफ अ फॉर्मल होल्डर, जैसे फादर की डेथ हो जाती है, सन को शेयर्स मिल जाते हैं, सो उस केस में हम ये टाइम पीरियड वगैरह नहीं देखेंगे, उस केस में उसको अलाउड है, ही कैन गो एंड फाइल अ पिटीशन। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन आरओसी प्रेजेंट अ पिटीशन? ऑन ऑल द ग्राउंड्स एक्सेप्ट क्लॉज नंबर ए, क्योंकि इस केस में कंपनी एसआर पास करती है। क्लियर? ओके। फर्स्ट प्रोविजो, रजिस्ट्रार को, आरओसी को अगर पिटीशन फाइल करनी है तो उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है कि सर क्या मैं जाके पिटीशन प्रेजेंट कर दूं, तो उसको सैंक्शन लेना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में सैंक्शन नहीं देता अनलेस वो कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशंस ना दे, क्योंकि सीजी कहता है कि क्या पता आरओसी के कोई व्यूज गलत हो, कोई फैक्ट्स गलत हो, तो एक बार वो कंपनी क्लैरिफाई करेगी, अपना एक मौका दिया जाएगा टू दैट कंपनी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर पिटीशन फाइलिंग बाय द कंपनी, अगर कंपनी खुद जाके एप्लीकेशन फाइल कर रही है, पिटीशन फाइल कर रही है, तो उसके साथ उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगाने हैं, मतलब बैलेंस शीट, ऑडिटेड अकाउंट सारे लगा के देने हैं। एंड जब भी कोई पिटीशन फाइल करी जाती है एक्सेप्ट बाय आरओसी, तो उस केस में उस पिटीशन की कॉपी आरओसी को भी आपको सर्व करनी है, सो दैट ही कैन सबमिट हिज व्यूज ऑन दिस मैटर विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द पिटीशन। अब कहानी क्या हुई है? सर पिटीशन फाइल हो चुकी है, जिस दिन पिटीशन फाइल हुई उस दिन कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप भी स्टार्ट हो चुका है एज पर सेक्शन 357। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल।
अब पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है। ट्रिब्यूनल में पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स, क्या क्या, डिसमिस इट विद और विदाउट कॉस्ट, ठीक है, खर्चा वर्चा लगा के जो भी कुछ भी एक बोल सकता है कि भैया आप 200 रुपए पे करो और ये बेकार एप्लीकेशन फाइल करिए, चलो डिसमिस, ओके। नेक्स्ट, मेक एनी इंटरिम ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट, कोई बीच का ऑर्डर, बीच में एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, appoint a provisional liquidator of the company till making of a winding up order. Tribunal knows that this is the clear cut case of winding up, but it needs some time to pass a final winding up order, but process needs to be commenced, hence provisional. Provisional क्या होता है, provisional marksheet सुनिए आपने, हाँ सर, कि अभी फाइनल नहीं है, तो a provisional liquidator of the company उसको अपॉइंट किया जाता है कि भैया प्रोसेस स्टार्ट कर, वाइंडिंग अप ऑर्डर हम दे देंगे, ठीक है। मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट, तो ट्रिब्यूनल कह रहा है प्रोविजनल लिक्विडेटर मुझे नहीं लगाना, फाइनल में वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर रहा हूं, ओके। एंड एनी अदर ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट, तो वाइड कवरेज है, वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। कितने टाइम में पास करना है, 90 दिन में पास करना है। अब इसमें से मुझे सबसे बताओ ए बी सी डी ई में से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर कौन सा लग रहा है, सर सी वाला, कि वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं आया और प्रोविजनल लिक्विडेटर लगा दिया, बहुत बड़ी बात है। Hence, before appointing a provisional liquidator under clause C, tribunal will offer a company an opportunity of being heard, ठीक है, a reasonable opportunity of being heard मतलब a reasonable opportunity to make its representation unless for special reasons to be recorded in writing, tribunal को लगता है कि नहीं, we will dispense with such notice and we will not offer that company a reasonable opportunity of making representation. अब थर्ड प्रोविजन है वही वाली बात जो ऊपर काइंड ऑफ हमने लिंक कर दी है, दैट ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज टू मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर only on the ground that assets of the company have been mortgaged for equal or excess amount, मतलब liabilities is more than or equal to the assets, या फिर company has no assets at all। तो ठीक है, इस ग्राउंड के वजह से सिर्फ वाइंडिंग अप मना नहीं किया जाएगा। ऊपर कॉन्ट्रीब्यूटरी के केस में भी ऐसा ही मिलता जुलता पॉइंट पढ़ा था। जब क्लॉज नंबर ई यूज किया जाता है, कौन सा, सर्कमस्टांसेस में जस्ट एंड इक्विटेबल वाला, तो उस केस में ट्रिब्यूनल मे रिफ्यूज टू मेक एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सम अदर रेमेडी इज अवेलेबल एंड द पिटिशनर्स आर अनरीजनेबल इन आस्किंग द कंपनी टू बी वाउंड अप अंडर दिस क्लॉज। क्यों सर, क्योंकि आपने बताया था कि क्लॉज नंबर ई इज अ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब कुछ और रेमेडी पॉसिबल नहीं है तो आप क्लॉज नंबर ई लगाओ, जस्ट एंड इक्विटेबल बोल के कंपनी की वाइंडिंग अप स्टार्ट करो, ठीक है। तो अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कोई और इसके अंदर हो सकता है काम, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, आप वाइंडिंग अप नहीं करवा सकते। सेक्शन 274 डायरेक्शंस फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वाइंडिंग अप पिटीशन इज फाइल्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द कंपनी। वाइंडिंग अप की पिटीशन आई और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हुआ ऊपर से देखकर प्राइमा फेसी की यस दिस इज द केस ऑफ वाइंडिंग अप, एंड देन इन दैट केस ट्रिब्यूनल शैल सर्व एन ऑर्डर टू द कंपनी। क्या कि आपको दो चीजें फाइल करनी है, आपकी कोई ऑब्जेक्शंस है क्या इसके अगेंस्ट, मतलब एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अलोंग विद द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कितने टाइम में फाइलिंग करनी है, विद इन 30 डेज। कंटिजेंसी कुछ आया, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाए तो फिर एडिशनल 30 डेज आपको मिल सकते हैं, ट्रिब्यूनल में अलाउ। सर आपने यहाँ पे एक चीज बोली अदर देन द कंपनी, हमें समझ में नहीं आई, आपने समझाई भी नहीं। देखो मैं समझा चुका हूं, लिंक करो जल्दी से बताओ मुझे, चैट में बताओ कि मैंने ऐसा क्यों बोला, वाइंडिंग अप पिटीशन इज फाइल्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द कंपनी। जल्दी से बताओ मुझे, किसको याद है बताओ। सर ऊपर आपने क्या बोला, कंडीशन बताई थी ना, कंडीशन फॉर पिटीशन फाइलिंग बाय द कंपनी, व्हेन कंपनी इज इटसेल्फ फाइलिंग द पिटीशन, उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगा के देने हैं। तो भैया अगर कंपनी खुद ही फाइल कर रही है तो ऐसे लगा के देगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फिर उसके इसमें ट्रिब्यूनल कैसे ऑर्डर देगा दोबारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर है, हाँ सर अब समझ आया। अच्छा, ट्रिब्यूनल कैन आस्क फॉर सम अमाउंट एज अ सिक्योरिटी फॉर इशूइंग दीज कंडीशंस, ठीक है, दीज पर्टिकुलर ऑर्डर्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर कंपनी फेल्स, इफ कंपनी फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दो कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। क्या, एक तो इन्वॉल्व डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स की पेनल्टी आ जाती है, एंड द कंपनी शैल फोरफिट द राइट टू अपोज द पिटीशन। आगे जाके वो कभी भी इस पिटीशन को अपोज नहीं कर पाएगा। और जितने भी अब डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कंपनी जहां पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर आने वाला है, आ चुका है अंडर 273, उनको क्या काम करना है, within 30 days of such order। so kindly understand यहां पे क्या हो रहा है, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो चुका, ठीक है, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर चुका है। सर ऊपर क्या हो रहा था, देखो ऊपर ये जो ऑर्डर था ये सिर्फ सबमिशन का था, ये वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं है, ये वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं है, ये यहां पे वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हुआ है। क्लास में हम बहुत डिटेल में जाते हैं कि एक एक ऑर्डर क्या है, क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं रिवीजन में ट्राई कर रहा हूँ हर एक चीज लिंक करने का, बस आपको कैच थोड़ा सा जल्दी से करना पड़ेगा, ठीक है। डाउट आता है प्लीज आस्क, लेकिन कैच जल्दी से करो, ठीक है। यहाँ पे वाइंडिंग अप ऑर्डर आ रहा है। अब वाइंडिंग अप ऑर्डर आने के बाद सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से काम नहीं चलेगा,
विद इन 30 डेज ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो पढ़ो, द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर, मतलब वाइंडिंग अप ऑर्डर, सबमिट एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एवरीथिंग कंप्लीटेड ऑडिटेड अप टू द डेट ऑफ द ऑर्डर टू सच लिक्विडेटर इन द मैनर स्पेसिफाइड। सर ये लिक्विडेटर कौन है? एक चीज बता दूं मैं अब आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब भी ये कसम खा लो कि जब वाइंडिंग अप ऑर्डर आ जाएगा ना, जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ जाएगा, उस दिन के बाद आपको एक ही शब्द यूज करना है अपने मुंह से, कंपनी लिक्विडेटर। सर प्रोविजनल लिक्विडेटर, प्रोविजनल लिक्विडेटर अगर अपॉइंट होता है 273 में, जरूरी नहीं है अपॉइंट हो, अगर होता है तो भी उसका काम वाइंडिंग अप ऑर्डर तक ही रहेगा। वाइंडिंग अप ऑर्डर आने के बाद वर्ड क्या यूज करना है? कंपनी लिक्विडेटर। सर प्रोविजनल लिक्विडेटर कंपनी लिक्विडेटर हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में, इन पूरे ऑर्डर्स के रिस्पेक्ट में, या कहीं पे भी कोई कंप्लेंट आती है किसी की भी, आरओसी, प्रोविजनल लिक्विडेटर, कंपनी लिक्विडेटर, ऑथराइज्ड बाय ट्रिब्यूनल एनी पर्सन, तो वो कहां फाइल करी जाएगी? स्पेशल कोर्ट के पास। कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, कौन होता है वो? इधर ऑफिशियल लिक्विडेटर, दिस इज अ सरकारी पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट डिस्कस्ड इन इंट्रोडक्शन लेक्चर, और लिक्विडेटर फ्रॉम द पैनल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब क्या होगा नॉर्मल तरीके से, कुछ कुछ सेक्शंस में मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा ताकि आपका ग्राउंड क्लियर हो कि प्रोसेस क्या चल रहा है। जब भी अब प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होएगा या कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट होएगा, तो आप सबको नोटिफिकेशंस दोगे विद इन 7 डेज, आप मतलब ट्रिब्यूनल, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार को भी ये नोटिफिकेशन जाता है, आरओसी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेगा कि ठीक है यहाँ पे भैया वाइंडिंग अप ऑर्डर आ चुका है या प्रोविजनल लिक्विडेटर लग चुका है। लिस्टेड कंपनी के केस में स्टॉक एक्सचेंज में भी ये इंफॉर्मेशन जाएगी। वाइंडिंग अप ऑर्डर जिस दिन आएगा उस दिन एम्प्लॉयज की फेयरवेल पार्टी रखवाएंगे। सर क्यों? अरे भाई उस दिन तो फिर टाटा बाय बाय ना कंपनी, अनलेस इन द केस बिजनेस इज कंटिन्यू। अच्छा, 3 कमिटीज आने वाली है, वाइंडिंग अप कमिटी, सेल कमिटी, एडवाइजरी कमिटी। तीनों में यहाँ पे बता के चलूंगा, आपको कहीं पे नोटिंग करनी है तो अपनी कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होती बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट वाइंडिंग अप कमिटी होती है और एडवाइजरी कमिटी होती है, सेल कमिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वाइंडिंग अप कमिटी में 3 बंदे कौन आएंगे? ऑफिशियल लिक्विडेटर हु इज अटैच्ड टू द ट्रिब्यूनल, सरकारी पोस्ट है, नॉमिनी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, एंड अ प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय ट्रिब्यूनल। प्लीज अंडरस्टैंड, इनका चेयरपर्सन कौन रहेगा? कंपनी लिक्विडेटर। कब बनाई जाएगी कंपनी लिक्विडेटर? विद इन 3 वीक्स ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोविजनल लिक्विडेटर ये काम नहीं करता, कंपनी लिक्विडेटर करता है। जिस दिन वाइंडिंग अप ऑर्डर आ जाएगा विद इन 3 मंथ्स जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा टू द ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस कमिटी, और ये कमिटी सारे काम करेगी। इट विल हेल्प इन वाइंडिंग अप। इसके मंथली मिनट्स वगैरह बनाए जाएंगे, फिर फाइनल रिपोर्ट होगी और फाइनल रिपोर्ट फिर ट्रिब्यूनल को सबमिट करेंगे एंड डिसोल्यूशन ऑर्डर करवा देंगे एंड में। अच्छा, जब भी ये वाइंडिंग अप ऑर्डर आ जाएगा और वी कैन से कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है, क्योंकि एक ही दिन होता है ये काम, वो विद इन 60 डेज एक रिपोर्ट बना के देता है कि भैया असेट्स क्या क्या है, कंपनी की बिजनेस की वायबिलिटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हाउ टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द असेट्स, और ये सारी चीजें बना के देगा। एंड उसको ये भी इंक्लूड करना है इन द रिपोर्ट द मैनर इन विच द कंपनी वाज प्रमोटेड और फॉर्म्ड एंड वेदर इन हिज ओपिनियन एनी फ्रॉड वाज कमिटेड बाय पर्सन इन इट्स प्रमोशन, फॉर्मेशन और बाय एनी ऑफिसर। मतलब उसके ओपिनियन में क्या कोई फ्रॉड हुआ है क्या? क्योंकि सर कंपनी वाइंडिंग अप होने के बाद किसी को पकड़ नहीं पाएंगे, तो कंपनी लिक्विडेटर को एक काम करना पड़ता है कि चेक करना पड़ता है कोई एविडेंस मिल रहा है क्या फ्रॉड का, और अगर मिल जाए तो इनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी ऑर्डर किया जाता है। अच्छा, अब रिपोर्ट आ चुकी है ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल चेक करेगा और टाइम लिमिट फिक्स करेगा, और अगर उसको लगता है कि टाइम लिमिट एडवांटेजेस नहीं है तो उसको रिवाइज भी कर सकता है, तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। सेल कमिटी हो सकती है, तो प्लीज अंडरस्टैंड द ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि इस केस में कंपनी का बिजनेस सेल एज अ गोइंग कंसर्न करना है तो वो भी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। वो ट्रिब्यूनल थिंग्स की भैया वाइंडिंग अप से कोई फायदा नहीं है, इसको सेल ऑर्डर करो इसका एज गोइंग कंसर्न, एंड फॉर दैट द ट्रिब्यूनल may appoint a sale committee comprising such creditor, such promoter, such officer as tribunal में decide to assist the company liquidator in sale। तो इसके अंदर कोई भी फिक्स नंबर नहीं है, बस याद करना है कि सेल कमिटी बनाई जा सकती है। क्या सेल कमिटी मैंडेटरी है? आंसर इज नो। क्या वाइंडिंग अप कमिटी मैंडेटरी है? आंसर इज यस। पॉइंट नोट कर लेना। अब आती है सर बात 285 की, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ असेट्स एज सून एज वाइंडिंग अप ऑर्डर इज पास्ड। ट्रिब्यूनल को 3 काम करने हैं। क्या? पहला, इट शैल सेटल अ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। सर क्यों? भैया कॉन्ट्रीब्यूटरी की अगर कोई लायबिलिटी बची है, 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए पेड अप है, तो 4 रुपए मंगवाने हैं ना, तो उसके लिए लिस्ट तो फाइनल करो, उनसे पैसा मंगवाना है। ओके, इट शैल कॉज द रेक्टिफिकेशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सर मेंबर्स क्यों? अच्छा हाँ सर, आपने बताया था कि मेंबर ही कॉन्ट्रीब्यूटरी है। यस, समझ आ गया। ओके, shall cause rectification of the register of members in all cases wherever it is required। क्योंकि भैया अगर मेंबर्स की लिस्ट में ही गलती है तो गलत जनों से पैसे मांगते फिरोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, कम्युनिकेशन डिलेज हो जाएंगे।
एंड शेल कॉज द असेट्स टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। ऑब्वियसली असेट्स को सेट ऑफ करेंगे लायबिलिटी से, जो पैसा नहीं मतलब हमारा पे ऑफ हो पा रहा, जो लायबिलिटी बच रही है उसके लिए सर पैसा मंगवाना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूटरी से। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कॉल्स, इट विल नॉट बी नेसेसरी टू मेक कॉल्स, कॉल्स कौन से कॉल्स है ये, ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज, या फिर इट विल नॉट बी नेसेसरी टू एडजस्ट द राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी से लेना देना है ही नहीं, तो फिर ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद दिस लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, में डिस्पेंस विद द सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूनल शेल डिस्टिंग्विश कि कौन कॉन्ट्रीब्यूटरी अपने राइट में और क्यों कौन किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मंगवाना है सर पैसा, ये वही वाली बात लिखी है कि अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, प्रेजेंट मेंबर प्लस पास्ट मेंबर से पैसा मंगवाया जा सकता है। सर पास्ट मेंबर से भी, हाँ जब कंपनी की वाइंडिंग अप चल रही है तो हम पास्ट वाले मेंबर से भी पैसा मंगवा देंगे, लेकिन लायबिलिटी में ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, डिपेंड करेगा कि वो मेंबर सीज कब करा था, जिसके बारे में मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा। प्लीज पॉइंट टू बी फोकस्ड। अ पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर, हु हैज बीन अ मेंबर, हैज बोले तो पास्ट मेंबर है, हु हैज बीन अ मेंबर शैल नॉट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट फॉर दीज 3 केसेस। अब सर ये जो पहले 2 पॉइंट है ना, ये इतना ऐसे लैंग्वेज में समझ में नहीं आते आपको, ठीक है, तो मैं पहले आपको इसकी एक नोटिंग करा देता हूं, इसको नोट करिएगा। सीधी सीधी बात, पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप आई है, ठीक है, इसका मतलब कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप है। अगर ये रहा मेरा 1 साल, ऊपर ध्यान से देखना जरा सारे फिगर्स क्या है, ये रहा मेरा 1 साल, ये रहा मेरा 1 साल, अगर 1 साल से पहले मैं सीज कर चुका हूं एज अ मेंबर, मैंने शेयर्स बेच दिए, मैं सीज कर गया, तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो। तरफ पढ़वाओ, आप पढ़ो। इफ ही हैज सीज्ड टू बी अ मेंबर फॉर अ प्रीसीडिंग 1 year और मोर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अगर मैं 1 साल से पहले सीज नहीं करा, अगर मैं पिछले 1 year पीरियड में कहीं पे सीज करा, तो मेरी लायबिलिटी उन डेट्स और लायबिलिटीज के रिस्पेक्ट में नहीं है जो मेरे सीज होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करी गई है। क्लियर है? क्लियर है? मेरे सीज होने के बाद जो नए डेट्स आए, लायबिलिटीज आए, उनके रिस्पेक्ट में पैसा नहीं दूंगा, इसके रिस्पेक्ट में दे दूंगा। तो पढ़ो, in respect of any debt liability of the company contracted after he ceased to be a member। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है। और थर्ड, unless it appears to the tribunal that present members are unable to satisfy the contributions required to be made by them in the pursuance of this act। अरे भाई जो प्रेजेंट मेंबर है, प्राइमरी लायबिलिटी तो उन्हीं की है ना, लेकिन अगर प्रेजेंट मेंबर्स पैसा नहीं दे पाते तो मैं पास्ट मेंबर्स को पकड़ूंगा, और ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि पास्ट मेंबर्स के पास जाना है या नहीं जाना है। तो ये 3 केसेस मुझे क्या बताते हैं, ये पैराग्राफ मुझे क्या बताता है कि सर लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। इन्होंने क्या बोला कि सर कॉन्ट्रीब्यूटरी की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, अब कितनी आएगी ये बात करी गई है यहां पे। आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पैरास। पहला वाला सिर्फ इतना बात करता है कि लायबिलिटी आनी है या नहीं आनी, और इस केस में भी क्या कि कौन से डेट के रिस्पेक्ट में आनी है। लेकिन सर मेरी लायबिलिटी अगर आ गई, अगर यहां से मैं फंस गया इस वाले पैराग्राफ में, मेरी लायबिलिटी आ गई तो कितनी आएगी, ये बोला गया है पार्ट नंबर 2 में। ये वाला पैराग्राफ सिंपल बताता हूं क्या कहता है। इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इन दैट केस द लायबिलिटी इज फिक्स्ड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, मैं 4 रुपए पे कर चुका हूं, तो आप मुझसे 6 रुपए पर शेयर ले सकते हो, और अगर कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, तो जितने की भी गारंटी मैंने दे रखी है उतना आप मेरे से ले सकते हो, अमाउंट ऑफ गारंटी उतना आप मेरे से ले सकते हो। और सर अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैज अ शेयर कैपिटल, तो उस केस में अनपेड अमाउंट। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैज अ शेयर कैपिटल, ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा हो सकता है। इसका मतलब आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा नहीं है, उस केसेस में ड्यूअल लायबिलिटी आती है। ठीक है ये बात? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। 286 छोड़ो, अभी 287 पे आ जाओ। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे? अप टू 12। सर ये क्यों बता रहे हो डिटेल में, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसीलिए क्लास में करा रहा हूं। ठीक है, अप टू 12 कौन रहेंगे? क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, एनी अदर पर्संस जो भी ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। क्या ये जरूरी है बनना? आंसर इज नो, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ट्रिब्यूनल में ओके। क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग रखवानी है विद इन 30 डेज ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, ताकि ट्रिब्यूनल सिलेक्ट कर पाए कौन कौन बिठाने हैं इस कमिटी के अंदर। राइट्स ऑफ कमिटी क्या है? इंस्पेक्शन वगैरह करना, ये छोड़ो। हु शैल चेयर द मीटिंग्स? कंपनी लिक्विडेटर, जस्ट लाइक ऊपर वाली वाइंडिंग अप कमिटी। ठीक है, तो तीनों कमिटीज का ध्यान रखना। एक्सरसाइज एंड कंट्रोल वाले में बस एक चीज बता रहा हूं, मेन इंपॉर्टेंट बात, चलो 2 बता देते हैं। क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज के जो भी विषय रहेंगे दैट विल ओवरराइड द एडवाइजरी कमिटी। आई डोंट थिंक दिस रिक्वायर्स एनी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एडवाइजरी कमिटी इज अ सब पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स। कंपनी लिक्विडेटर टू समन द मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज,
द कंपनी लिक्विडेटर मे समन द मीटिंग्स व्हेनेवर ही थिंक्स फिट बट ही शैल, मतलब उसको करनी ही करनी पड़ेंगी एट सच टाइम्स एज दे मे बाय रेजोल्यूशन डायरेक्ट। मतलब क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने रिजोल्यूशन के साथ बोला कि भैया इस दिन मीटिंग रखवानी है तो रखवानी पड़ेगी, या फिर वो रिजोल्यूशन नहीं पास कर रहे, राइटिंग में रिक्वेस्ट दे रहे हैं, राइटिंग में रिक्वेस्ट दे रहे हैं, और कितने जने, मिनिमम 1/10 इन वैल्यू, तो उस केस में भी मे का हो जाएगा शल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 301 अरेस्ट ऑफ पर्सन ट्राइंग टू लीव इंडिया और अब्रॉड एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। सबसे ज्यादा गलती होने के चांस, ये स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रहता है कि सर वाइंडिंग अप ऑर्डर से पहले भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है क्या? अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है दैट अ कॉन्ट्रीब्यूटरी और पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी अकाउंट्स पेपर्स ऑफ द कंपनी इन हिज पोजीशन एंड ही इज अबाउट टू लीव इंडिया, इंडिया से बाहर जाने वाला है, या एब्सकॉन्ड गायब होने वाला है, कहीं पे लापता होने वाला है, या फिर अबाउट टू रिमूव और कंसील एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टी। क्यों कर रहा है ये सर ये तीनों काम? बिकॉज ही इज ट्राइंग टू इवेड द पेमेंट ऑफ कॉल्स और ही इज अवॉइडिंग एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उस केस में फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा? डिटेन कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा और बुक्स पेपर सीज कर लेगा। क्लियर? तो इसमें दो कंडीशंस और दो दिमाग में बातें रखनी है, बिफोर वाइंडिंग अप ऑर्डर भी हो सकता है और ट्रिब्यूनल का सेटिस्फाई होना जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 326। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 326। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, अब जो सेक्शंस आने वाले लाइन से 326, 327, 328, 329, 332, ये थोड़े से हेवी लग सकते हैं, तो प्लीज ढंग से समझ लेना और इसके बाद हो सके तो इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मेरे बुक से कर रहे हो तो मेरे क्वेश्चन बैंक से कर लो, बाकी कहीं से कर रहे हो तो वहां से कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज, एडवाइस है, इंपॉर्टेंटली ले लो। ओके, 326 ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। 327 में बात करेंगे प्रेफरेंशियल, यहां पे एक वर्ड ऐड कर रहे हैं ओवरराइडिंग, मतलब सबसे टॉप का, सबको ओवरराइड कर देगा। क्या क्या? दो आपको अमाउंट्स पढ़ने हैं, दो टर्म्स समझनी है, वर्कमैन ड्यूज एंड वेयर अ सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रियलाइज्ड अ सिक्योर्ड असेट सो मच ऑफ द डेट्स ड्यू टू सच सिक्योर्ड क्रेडिटर एज कुड नॉट बी रियलाइज्ड बाय हिम। मतलब अगर उसने सिक्योर्ड असेट को बेच दिया तो दैट अमाउंट विच कुड नॉट बी रियलाइज्ड or amount of workman's portion in his security whichever is less pari passu with the workman dues। इसके साथ लिंक करना है आपको, इसमें से जो लोअर निकलेगा उसको इक्वेट करना है। पैरी पासू मतलब ऑफ इक्वल चार्ज, मतलब प्रोराटा पेमेंट करनी पड़ी अलॉन्ग विद वर्कमैन ड्यूज। अब प्लीज अंडरस्टैंड, इसके अंदर दो बातें आती है डेफिनेशन की पार्ट में, एक होता है वर्कमैन ड्यूज का मतलब क्या है और एक वर्कमैन पोर्शन का मतलब क्या है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में मोस्टली आपको इसकी कैलकुलेशन आती है, जो नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके मटेरियल में भी, ठीक है, वर्कमैन पोर्शन का, वही आपके एग्जाम में आता है। तो मैं पहले आपको वो करा देता हूं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड खत्म हो जाए। सो वर्कमैन पोर्शन in relation to the security of any secured creditor means the amount which bears to the value of security the same proportion as the amount of workman dues bear to the aggregate of workman dues and the amount of debts due to the secured creditor। सर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर इसको मारो गोली, सीधा एग्जाम्पल करो, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, क्लास 8-9 में जो कर रखा था, अपने आप समझ आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज 1 लाख, मतलब मेरे पास असेट है 1 लाख का। दो टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज इज 1 लाख, ये देखो वर्कमैन ड्यूज आपको ऑलरेडी दे दिया यहाँ पे 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए कहा गया भाई, ये रहा 1 लाख का वर्कमैन ड्यूज है। एंड द डेट्स ड्यू फ्रॉम द कंपनी टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर इज 3 लाख। तो भैया इसको 1:3 में डिवाइड कर दो, 1 लाख को 1:3 में डिवाइड कर दो, 25,000 और 75,000, 75,000 की आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। और यही मोस्टली आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सर बस इतना सा करना होता है? हाँ, इसमें भी, लेकिन बच्चे फिर वो छोड़ ही देते हैं ना, 326 छोड़ ही देते हैं, फिर ये भी नहीं करते आंसर, राइट। अच्छा, अब कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा क्योंकि मेरा फर्ज है एज अ टीचर, मैं वो मिस नहीं करा सकता। आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट मेनी फैकल्टीज डोंट कवर मीनिंग ऑफ वर्कमैन ड्यूज, लेकिन मैं आपको कराऊंगा। काइंडली समझे, वर्कमैन ड्यूज का मतलब होता है वेजेस और सैलरी। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मतलब पता होना चाहिए कि भैया 4 आइटम आते हैं वर्कमैन ड्यूज में। गलती से कल को पूछ लिया तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो तो लिख के आ जाना, उससे तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला वेजेस एंड सैलरी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे फोकस सारा वर्कर्स पे है। सर एम्प्लॉइज का क्या होगा? सर वर्कर और एम्प्लॉय अलग अलग है, हाँ, वर्कर अलग, एम्प्लॉय अलग। एम्प्लॉय का फोकस 327 में आएगा। तो वेजेस एंड सैलरी ऑफ द वर्कर्स, अक्रूड हॉलिडे रेम्यूनरेशन, एंड थर्ड any amount payable in case of death or disablement of any workman of the company except in 2 cases। क्या? First, when the company is being wound up voluntarily merely for the purpose of reconstruction or amalgamation, or second, where the company has taken an insurance contract and in which these liabilities are to be transferred। ठीक है, जो भी liabilities है वो इंश्योरेंस कंपनी लेके जाने वाली है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है अपने इंश्योरर के साथ।
और फोर्थ ऑल सम्स जो कि पेएबल है टू द वेलफेयर फंड सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, एनी अदर फंड फॉर वेलफेयर ऑफ द कंपनी। तो कल को अगर ठीक है आपको डिटेल में नहीं याद आए, ये चार कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे ना कि सर वर्कमैन ड्यूज का मतलब क्या होता है। अब काइंडली अंडरस्टैंड एक और चीज वर्कमैन ड्यूज में से जो ये दोनों पोर्शन है ना, ए और बी वाले, ये जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं, वेजेस सैलरी और अक्रूड हॉलिडे रेम्यूनरेशन, ये आपको सेल ऑफ असेट्स के विद इन 30 डेज पे करने होते हैं। ये आपको सेल ऑफ असेट्स के विद इन 30 डेज पे करने होते हैं। और कौन सा अमाउंट विद इन 30 डेज? ये पूरा वाला नहीं, 2 साल का ड्यू, विच आर ड्यू फॉर लास्ट 2 ईयर। और जो लास्ट 2 ईयर से ज्यादा होंगे, जैसे 3 साल की है, तो वो 1 साल का और ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये आपको बाद में पे करना होता है। क्लियर है बात? ओवरराइडिंग का मतलब समझ आ रहा है आपको? कुछ बाइफरकेशंस बता रहा हूं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है ऑलरेडी, तो बुक में से कर रहे हो तो यहाँ से रीड कर लेना, लेकिन ये बात समझ में आ गई है, इट इज मोर देन इनफ। एग्जाम पे एक्सपेक्टेड जो है वो ये वाला पार्ट है, बस इतना बहुत है। 326 एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है? आई नो मैं क्लास में आधा घंटा लगाता हूँ, यहाँ पे 5-10 मिनट लगा रहा हूँ, बट एग्जाम ओरिएंटेड है। आगे बढ़े। हाँ सर, 327 प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, क्या सेक्शन 327 326 को ओवररूल करेगा? नहीं, 326 ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल है, 327 प्रेफरेंशियल है। सो सब्जेक्ट टू 326 these shall be paid in priority। क्या क्या पढ़ लो? ऑल द रेवेन्यू टैक्सेस, ड्यूज, सेसेस, रेट्स, जितने भी सरकार के ड्यूज है जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को पे करना चाह रहे हो, कौन से अमाउंट के पे करने हैं? एक सेकेंड, कौन से अमाउंट के आपको पे करने हैं? जो रेलिवेंट डेट के प्रीसीडिंग, जो रेलिवेंट डेट के प्रीसीडिंग 2 साल की ड्यू है। तो रेलिवेंट डेट का मतलब बताऊं ना, नीचे बताऊंगा, क्योंकि हर जगह रेलिवेंट डेट आने वाला है, तो नीचे एक साथ बता दूंगा, ठीक है? तो 12 महीने, और मैंने 2 साल बोला शायद, प्लीज मार्क करेक्टेड, 12 महीने की ड्यू है 12 मंथ्स बिफोर द रेलिवेंट डेट, 12 मंथ्स बिफोर द रेलिवेंट डेट, ठीक है? वेजेस सैलरी ऑफ एनी एम्प्लॉय, पॉइंट टू बी नोटेड, वर्कमैन वर्ड यूज नहीं करना है, एम्प्लॉय, ठीक है? वर्कर यूज नहीं करना है, एम्प्लॉय। तो all the wages and salary of employees due for a period not exceeding 4 months within 12 months immediately before the relevant date but shall not exceed such amount as may be notified। पेपर के लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आपको पेपर में इसके बारे में कुछ पूछा जाता है तो आपको आगे ये एज इट इज लाइन लिख के आनी है कि 4 months not exceeding 4 months out of 12 months and not exceeding amount as may be notified। ये नोटिफाइड वाला अमाउंट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आईसीआई इस लाइन को एज इट इज लिखता है अपने सजेस्टेड आंसर्स, ठीक है? आगे हॉलिडे रेम्यूनरेशन, जो भी मतलब हॉलिडे अक्रूड हॉलिडे रेम्यूनरेशन दैट इज पेबल टू एनी एम्प्लॉय और टू एनी अदर पर्सन इन द केस ऑफ हिज डेथ, दिस इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट ओनली, जो आपकी सैलरी की पेमेंट होती है। डी, द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और कितने टाइम का? 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द रेलिवेंट डेट। ई, अगर डेथ या डिसेबलमेंट हो जाती है किसी एम्प्लॉय की और उसके रिस्पेक्ट में कोई कंपेंसेशन इज पेबल अंडर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट। सर नाम एम्प्लॉय कंपेंसेशन नहीं है, नहीं, नाम वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट है, लेकिन आपको वर्ड यहाँ पे एम्प्लॉय यूज करना है, वर्कमैन नहीं। लास्ट, ऑल द सम्स जो भी वेलफेयर फंड्स के लिए ड्यू है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड या एनी अदर फंड, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं लगाना, कोई 12 महीने नहीं, कोई 2 साल नहीं, पूरा का पूरा पे करवाना है। एंड एक्सपेंसेस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर 213, 216 विच आर पेबल बाय द कंपनी। 213 याद है, ट्रिब्यूनल वाला इन्वेस्टिगेशन, 216 इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप। उन दोनों सेक्शंस का कोई खर्चा अगर पे करना है इन्वेस्टिगेशन का, वो भी 327 में पे किया जाएगा। ये सारा अपने आप में क्या ऐसा है कि ए रैंक्स अबव जी? नो, ऑल दीज शैल रैंक इन द सेम प्रायोरिटी, और अगर पैसा कम पड़ा तो सबको प्रोराटा दिया जाएगा, ओके? एंड दे हैव दीज ऑल पेमेंट्स हैव अ प्रायोरिटी ओवर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, नॉट फिक्स्ड चार्ज, ठीक है? अब सर 2 बातें का ध्यान रखना जो मैं आपको बता चुका हूं, एम्प्लॉय एंड वर्कमैन है अलग अलग। 326 में फोकस है वर्कमैन पे, 327 में एम्प्लॉइज में। अब सर मेन बात आती है रेलिवेंट डेट, तो बताओ, 10-10 बार आपने ऊपर रिपीट किया है रेलिवेंट डेट, तो प्लीज अंडरस्टैंड इफ दिस वाइंडिंग अप इज हैपनिंग बाय ट्रिब्यूनल। सर सारी वाइंडिंग अप तो ट्रिब्यूनल से होती है, हाँ, लेकिन लॉ ने अपने आप को चेंज नहीं किया ना, तो ऑब्वियसली ऑल द वाइंडिंग्स अप अंडर कंपनीज एक्ट हैपन बाय ट्रिब्यूनल ओनली, वॉलंटरी वाइंडिंग अप नहीं होती। सो जहां पे ट्रिब्यूनल आपको वाइंड अप करेगी, यू हैव टू टेक द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर, बट प्रोविजनल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी नहीं है, सो इन दैट केस यू हैव टू टेक वाइंडिंग अप ऑर्डर, अनलेस इन ईदर केस कंपनी खुद ही अपना आईबीसी के अंडर वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्टार्ट कर देती है। सो वो अर्लियर डेट अगर है तो वो आपको वॉली लेनी है आईबीसी वाली। आगे बढ़ सकते हैं। 326 327 डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ लिक्विडेशन अंडर आईबीसी, ऑब्वियसली आईबीसी ऊपर रहेगा ना, वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऊपर है। 328 फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस शुरू हो चुके हैं। 328 का ध्यान दें, कंपनी ने जिसका वाइंडिंग अप चल रहा है प्रेफरेंस दी है किसी पर्सन को, और ये पर्सन कौन है?
या तो क्रेडिटर है उसको पैसा देना है, या फिर अ श्योरिटी और गारंटर विद रिस्पेक्ट टू एनी डेट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, मतलब कल को वो लायबिलिटी नहीं पे हुई तो इसको पैसा देना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ इसने हमें ऑब्लाइज कर रखा है। सो दिस इज ईदर अ क्रेडिटर और अ श्योरिटी और अ गारंटर। इसको हमने प्रेफरेंस दी कैसे, कंपनी ने ऐसा कुछ किया या कुछ सफर किया which had the effect of putting this person in a beneficial position compared to देखो बेनिफिशियल कंपेयर करना पड़ेगा ना, किससे बेनिफिट मिला उसको, किस पोजीशन से ज्यादा बेनिफिशियल रहा। तो इट पुट दैट पर्सन इन अ बेनिफिशियल पोजीशन कंपेयर्ड टू व्हाट ही वुड हैव बीन इफ दिस प्रेफरेंस वाज नॉट गिवन। और ये प्रेफरेंस कब दी, 6 मंथ्स प्रीसीडिंग 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स बिफोर द वाइंडिंग अप एप्लीकेशन, मतलब कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर है ये बात? 6 महीने का टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया, 328 हिट कर रहा है, तो फिर ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। बस ये वाली बात लिखी है। अच्छा, कुछ बातों का ध्यान रखना। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मींस फेवरेबल ट्रीटमेंट और अ प्रेफरेंस टू सम क्रेडिटर, श्योरिटी और अ गारंटर। इनवॉलंटरी एक्ट्स मेड अंडर प्रेशर। फॉर एग्जांपल, मैं एक बैंक मेरा क्रेडिटर है, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं टू मेंटेन गुड रिलेशंस, ताकि कल को फिर से मुझे पैसा मिले। दैट इज नॉट फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, क्योंकि इसके अंदर तो आपका फायदा है। मियर प्रेफरेंस इज नॉट इनफ। आप सिर्फ किसी को प्रेफर कर रहे हो, नहीं, डिसऑनेस्टी है क्या, फ्रॉडुलेंट है क्या, ये देखना है। ओके, एंड जब भी आप फ्रॉडुलेंट इंटेंट कोई बोलेगा तो उसको प्रूव करना पड़ेगा लीगल एविडेंस से। मियर एलिगेशंस नहीं आर नॉट इनफ। कोई ये आके नहीं बोल सकता कि भैया ये तो फ्रॉडुलेंट है, नहीं, आप प्रूव करो कैसे फ्रॉडुलेंट है। एग्जांपल्स मैंने दे रखे, एक बार रीड करना तो कर लेना, कोई इशू नहीं आएगा। 329, ट्रांसफर्स नॉट इन गुड फेथ टू बी वॉइड। आपने ट्रांसफर किया, क्या किया सर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी करी, या तो मूवेबल या इमूवेबल, या कोई गुड्स ट्रांसफर करे, और सर ये कब करे आपने, 1 ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, मतलब वही वाली बात, कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से 1 साल पहले। तो पॉइंट टू बी नोटेड, 328 में 6 मंथ्स का टाइम है, 329 में 1 साल का टाइम है। नेक्स्ट बात कि आप इन पर्टिकुलर ट्रांसफर्स को बोल रहे हो नॉट इन गुड फेथ, मतलब सर गुड फेथ और नॉट इन गुड फेथ कौन डिसाइड करेगा? अगर ये दोनों सर्कमस्टांसेस में से कोई एक पॉइंट हिट कर जाए, इसका मतलब वो गुड फेथ है और वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। देखो क्या, नॉट बीइंग, मतलब इट शुड नॉट बी अ ट्रांसफर मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और इट शुड नॉट बी इन फेवर ऑफ द परचेजर और इनकम्बरेंसर इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। सर मतलब अगर मेरा ऑर्डिनरी कोर्स है, रोज का काम है, तो फिर आप मेरा वॉइड कैसे डिक्लेयर कर सकते हो 329 में? इसी तरीके से अगर मैं गुड फेथ में डील कर रहा हूं और उससे प्रॉपर उस प्रॉपर्टी के पैसे ले रहा हूं, तो फिर आप वॉइड कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि ये नॉट इन गुड फेथ है। ये बात क्लियर हुई है? हाँ। अच्छा सर, फाइनल रिजल्ट क्या, सच ट्रांसफर शैल बी वॉइड अगेंस्ट द कंपनी लिक्विडेटर। इनवैलिड हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगी पोजीशन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 332। सेक्शन 332, इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। देखो बेसिक एम पढ़ते कि सेक्शन का मतलब क्या, ध्यान से समझना, इसके अंदर बहुत इश्यूज आते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, पूरा ध्यान इधर। दिस सेक्शन प्रिवेंट्स एन इंसॉल्वेंट कंपनी फ्रॉम क्रिएटिंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन इट्स अंडरटेकिंग टू सिक्योर पास्ट डेट्स और दैट मनी विच डज नॉट कम इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। इंसॉल्वेंट कंपनी को रोकना है किससे? फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करने से। क्यों चार्ज क्रिएट हो रहा है? पास्ट मनी के लिए, मतलब ऑलरेडी पहले मिल चुका है, नया पैसा नहीं मिल रहा, या फिर उस पैसों के लिए जो हाथ में आता ही नहीं है। अब ये था मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्शन की। वेयर अ कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज क्रिएटेड। कब क्रिएट हुआ ये? वाइंडिंग अप के, कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप के 12 महीने पहले। तो सर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप की जगह सीधा याद कर लूं पिटीशन? हाँ याद कर सकते हो, लेकिन पेपर में अगर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप लिखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो 12 महीने के अंदर ये 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप ये काम हुआ, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? चार्ज शैल बी इनवैलिड एक्सेप्ट इन दीज 2 केसेस। मतलब चार्ज शैल बी वैलिड इफ इट इज प्रूव्ड दैट कंपनी इमीडिएटली आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस चार्ज वाज सॉल्वेंट। सर क्यों एक्सेप्शन आया? क्योंकि मैंने एम में आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक सेकंड ना, हाँ मैंने आपको बेसिक एम में क्या बताया था कि दिस प्रिवेंट्स एन इनसॉल्वेंट कंपनी फ्रॉम क्रिएटिंग अ चार्ज, लेकिन हम तो प्रूव कर रहे हैं कि कंपनी सॉल्वेंट है। और इसी तरीके से मैंने क्या बोला था कि पास्ट डेट्स के लिए इनवैलिड है, लेकिन अगर उसको नया पैसा मिल रहा है तो फ्लोटिंग चार्ज वैलिड है। तो पढ़ो,
It shall be valid, charge shall be valid for that amount of cash which is paid to the company at the time of or subsequent to the creation of charge, and it is as a consideration for charge. Point to be noted keywords, consideration for charge मतलब चार्ज क्रिएट हो रहा है तो पैसा आ रहा है, चार्ज क्रिएट नहीं होता तो पैसा नहीं आता। तो इसका मतलब मेरे को पैसा आया ना, मेरे को पैसा हाथ में आया ना। तो फिर आप एम में अगर आप पढ़ोगे तो आपको लिंक हो जाएगा कि पैसा आ रहा है, एज अ कंसिडरेशन फॉर चार्ज आ रहा है, तो फिर चार्ज अलाउ किया जाएगा। क्लियर है? और इसी के साथ साथ आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो उस पैसे के ऊपर 5% पर एनम। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल्स है कंसिडरेशन ऑफ चार्ज के, कि वो पैसा उसी टाइम आ रहा है, पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, बट सर चार्ज के अगेंस्ट आ रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन फॉर चार्ज। 333 डिस्क्लेमर ऑफ ओनेरस प्रॉपर्टी। सर ओनेरस का मतलब समझाना, बेकार प्रॉपर्टी है यार, बिक नहीं रही है, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉफिटेबल नहीं है, मेरे पास लैंड पड़ी हुई है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, तो मतलब बेकार एसेट है, उसको मैं डिस्क्लेम कर दूंगा। ठीक है, सो वेयर एनी सच प्रॉपर्टी, लैंड ऑफ टेन्योर, कोविनेंट्स या ओनेरस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, द कंपनी लिक्विडेटर मे बाय राइटिंग डिस्क्लेम द प्रॉपर्टी। लेकिन ये करने से पहले ही हैज टू टेक permission of the tribunal, so with the leave of tribunal and then by an order in writing disclaim the property। और ये कब कर सकता है डिस्क्लेम? within 12 months of the commencement of winding up or any other extended period। okay, 12 months after the commencement of winding up मतलब petition के 12 महीने में। बट अगर ऐसा होता है कि he was not aware of such property, of such onerous property within 1 month of the commencement of winding up, तो फिर हम उसको बोलेंगे जिस टाइम तुझे ये समझ आ जाएगा, क्या, जिस टाइम तेरे नॉलेज में आ जाएगी ऐसी प्रॉपर्टी, उसके विद इन 12 मंथ्स तू कर दियो, या फिर एनी एक्सटेंडेड पीरियड यू कैन डिस्क्लेम इट आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल फाइनल अपना ऑर्डर देने से पहले और लीव देने से पहले, मतलब परमिशन देने से पहले, ही विल सर्व द नोटिसेस टू द इंटरेस्टेड पर्संस एंड इंपोज सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर मेकिंग सच लीव, एंड बस ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्डर पास कर देगा। अच्छा, एक सिचुएशन पढ़ना जरा, एक सिचुएशन पढ़ो। एक पर्सन है जो कि इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में, कौन सी प्रॉपर्टी में, जो शायद ओनरस डिक्लेयर करी जा सकती है। उसने एक एप्लीकेशन फाइल करी कंपनी लिक्विडेटर के पास, बोला ओ कंपनी लिक्विडेटर सुन, क्या इसको तू डिस्क्लेम करने वाला है या नहीं करने वाला। अब कंपनी लिक्विडेटर की ड्यूटी है, अगर उसको डिस्क्लेम करना है तो वो इसको रिप्लाई करेगा विद इन 28 डेज में, क्या बोलते हुए कि भाई मेरा मन है डिस्क्लेम करने का एंड आई इंटेंड टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू डिस्क्लेम दिस प्रॉपर्टी। अगर उसने 28 दिन में ये रिप्लाई नहीं दिया तो अब वो डिस्क्लेम नहीं कर सकता, ही शैल बी डीम्ड टू हैव अडॉप्टेड इट। यही बात यहां पे लिखी गई। आगे बढ़े। हाँ सर, अच्छा सर, अगर डिस्क्लेमर की वजह से किसी बंदे का नुकसान हो जाता है, ही शैल बी डीम्ड टू बी द क्रेडिटर एंड ही कैन प्रूव हिज डेट्स अगेंस्ट द कंपनी। 336 में कुछ ऑफेंसेस है, उसके जहां पे भी टाइम लिमिट्स थी या कुछ वैल्यूज थी, वो मैंने यहाँ पे स्टेट कर रखी है, उसको एक बार रीड लेना चाहो तो ले सकते हो, जस्ट पॉज करके, वरना एज सच फिर ये पेनल्टी का पार्ट है। 352 कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट्स अकाउंट। ये देखो भारी भारी नाम लगाए गए, कुछ नहीं है ये। कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड बता दूं क्या है, क्रेडिटर्स का पैसा है। तो सर डिविडेंड वर्ड क्यों यूज किया? डिविडेंड तो हमने मेंबर्स के केस में यूज करा था, अब लेकिन वाइंडिंग अप हो रही है, एक फैंसी सा नाम दे दिया, एक बढ़िया सा नाम दे दिया यार, डिविडेंड लर्न कर लो, लेकिन असली में इसमें मेंबर्स का कोई रिलेशन नहीं है, ये क्रेडिटर की पेमेंट है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड असेट्स मतलब सर असेट्स किसके पास जाते हैं? मेंबर्स के पास, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरीज के पास। क्लियर? तो पढ़ो, वेयर any company is being wound up and the liquidator has in his hands or under his control any money representing to that creditor or that member, लेकिन ये कितने टाइम के लिए ड्यू है? अनपेड फॉर 6 months, अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 6 months। जब से ये ड्यू हुआ कि पेमेंट करनी थी लेकिन 6 महीने के लिए ड्यू है, अब कंपनी लिक्विडेटर आके पूछ रहा है कि भैया सब कुछ ठीक है, मेरे को क्या करना है इस पैसों का, जल्दी से बता दो। तो भैया उसको बोला तू जाके शेड्यूल्ड बैंक में सबमिट कर, एक अलग से अकाउंट खुलवा जिसका नाम क्या रहेगा? कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक में सबमिट कर। कौन सा अमाउंट रहेगा? ये डेट ऑफ डिसोल्यूशन के दिन जो ड्यू है, और जिस दिन तू दे देगा उस दिन एक स्टेटमेंट फर्निश कर दियो आरओसी को, प्लीज फर्निश अ स्टेटमेंट टू द आरओसी व्हाइल यू मेक सच पेमेंट, और उसके अंदर सारी डिटेल्स लिख दियो कि कौन सा अमाउंट है, क्या नेचर है, मतलब एक क्रेडिटर का या मेंबर का है, लास्ट नोन क्या है हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से, किसका ये पैसा ड्यू है, उसका एड्रेस क्या है, कहां मिलेगा ये बंदा, क्यों नहीं क्लेम कर पा रहा है, तेरे पास जो जो इंफॉर्मेशन है वो दे दियो। और जिस दिन तू ये सबमिट कर देगा यू विल गेट अ रिसीट फ्रॉम दैट बैंक विच शैल बी इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर, मतलब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ओके,
अच्छा, अब बाद में कोई जागता है कि अरे सुनो सुनो वो तो पैसा मेरा था, so that person who claims that amount, he has to go to the ROC and claim that money. ROC will release the payment within 60 days. If not, he has अगर ROC 60 days में नहीं रिलीज कर पाता क्लेम, then he has to go and file a report with the RD explaining the reasons कि 60 days में ये पेमेंट रिलीज क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, ये सारी बातें यहां पे लिखी गई है। अगर मनी अनक्लेम्ड रहता है 15 साल तक, इट विल बी ट्रांसफर टू द जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बाद में भी किसी को क्लेम करना हो तो प्रोसेस सेम है। अगर लिक्विडेटर रिटेन्स द मनी विच शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय हिम टू दिस स्पेशल अकाउंट, उसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस है। उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम प्लस सर्टेन पेनल्टी जो आरओसी डिसाइड करेगा। इसमें से जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ये रेमिट किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सीजी उसको बोल सकते हैं कि चल इंटरेस्ट मत दे, लेकिन पेनल्टी तो लगाई जाएगी, वो आरओसी लगाता है वो देनी पड़ेगी। सेकंड, जो भी एक्सपेंसेस है, ही इज लायबल टू पे एनी एक्सपेंसेस ओकेजन बाय रीजन ऑफ हिज डिफॉल्ट, उसके डिफॉल्ट की वजह से कोई भी खर्चा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल, वो उसको देना पड़ेगा। एंड थर्ड, वेयर द वाइंडिंग अप इज बाय द ट्रिब्यूनल, अब वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल की ही होती है, ये पहले की लॉ की लैंग्वेज है। देन ऑल्सो लायबल टू हैव अ पार्ट और ऑल ऑफ हिज रेम्यूनरेशन as the tribunal may consider just and proper, disallowed and to be removed from his office by tribunal। NCLT इस केस में कि उसका remuneration भी disallow कर सकता है, उसको और निकाल भी सकता है, he may be removed as well। अच्छा, बैलेंस सेक्शंस में से कुछ टाइम लिमिट्स मैंने नोट कर रखी है यहाँ पे, तो क्लास में देखो मैंने ये बताया ना आपको कि ये पार्ट करके मैंने बैलेंस प्रोविजन से अलग स्टार्ट किया है। दीज आर द बैलेंस प्रोविजन जो हम क्लास में करते हैं, और आपको ये सारे रीडिंग लेनी है, इसको क्विकली फ्लो चार्ट फॉर्म में ये सारे, ठीक है। सो बैलेंस सेक्शंस में से भी जहां जहां इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि सर टाइम लिमिट से एमसीक्यूज टेस्ट कर सकते हैं, वो मैंने यहां पे कंबाइन कर दी। तो पढ़ो, कंपनी लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर जब भी अपॉइंट होता है, ही हैज टू विद इन 7 days फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की मेरा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, तो इसमें 7 days आपको लर्न करना है। एज पर 279 जहां पे भी बाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो जाता है या प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है, कोई भी कोर्ट केस नहीं चला जाएगा, नो प्रोसीडिंग विल बी कंटिन्यूड और प्रोसीडेड विद और इनिशिएटेड अनलेस यू टेक एन अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास जब आप एप्लीकेशन लेके जाओगे, ट्रिब्यूनल हैज टू डिस्पेंस इट ऑफ विद इन 60 days, मतलब डिस्पोज इट ऑफ विद इन 60 days, बट दिस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पेंडिंग केसेस। नेक्स्ट, इसमें बोला गया कि कंपनी लिक्विडेटर को पीरियोडिकली रिपोर्ट्स फाइल करनी है, मतलब हर क्वार्टर में रिपोर्ट फाइल करनी है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप। बाकी हाँ, रिसीट्स ऑफ पेमेंट वाली बात एक लिखी गई है कि कंपनी लिक्विडेटर शेल प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ रिसीट्स पेमेंट मिनिमम ट्वाइस एवरी ईयर। उसके बाद जो कॉपी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स जाएंगे वो आरओसी के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, प्लस अगर सरकारी कंपनी है तो रेलिवेंट गवर्नमेंट्स के पास भी जाएंगे, सेंट्रल या स्टेट जिसका भी स्टेक है। 5 years after dissolution, there won't be any responsibility on the company liquidator or any other person with respect to the books and records of the company। 5 साल का पीरियड है, 5 साल के बाद कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी, 5 साल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करने की बुक्स एंड अकाउंट्स। The tribunal can declare the dissolution as void within 2 years of dissolution on application by the company liquidator or any other person who appears to the tribunal to be interested। ध्यान रखना बस ये 2 साल का टाइम पीरियड, 2 साल के अंडर ट्रिब्यूनल कैन गो फॉर डिसोल्यूशन टू बी वॉइड, मतलब वो डिसोल्यूशन को रिवर्स कर देगा और कंपनी को एग्जिस्टेंस में वापस ले आएगा। ठीक है, 2 साल के अंदर ही काम हो सकता है। दिस वाज ऑल फॉर आवर वाइंडिंग अप। ऑलमोस्ट हमने 45-50 मिनट्स लगाए एंड आई नो इसके अंदर एक रिस्क रहता है, आपको दिमाग में डाउट आ रहे होंगे, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि प्लीज गो फॉर द बैलेंस प्रोविजंस एज वेल। हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जहां पे दिक्कत आ सकती है घर पे, वो मैंने क्लास में कवर करा दी है, प्लीज बी एश्योर्ड ऑफ दैट कि वहां पे आपको कोई और इशू नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसके बाद वाले लेक्चर में मिलेंगे। एंड टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।